हेलो एवरीवन, स्वागत है संकल्प विद्यापीठ के चैनल पे। और आज का ये जो वीडियो है स्पेशली क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10 का आपका बोर्ड एग्जामिनेशन भी स्टार्ट होने वाला है। 17 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है। और इसी के साथ साथ जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी है क्लास 10 के बाद, तो क्लास 10 के बाद जो फर्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई भी बच्चा देता है और देना चाहिए, हर स्टूडेंट को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है ये। और ये इसका जो हमारे अरुणाचल के बच्चों के लिए है वो है नियरेस्ट, बहुत अच्छा कॉलेज है। और इसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है क्लास 10 के बेसिस पे ही होता है। क्लास 10 पास आउट स्टूडेंट्स इसको आप फिल कर सकते हैं फॉर्म को। फॉर्म जो है आपका वो 9 जनवरी से स्टार्ट हो गया है फॉर्म, और ये फॉर्म आपका मार्च तक चलेगा। तो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 17 फेब से, फरवरी से। और ये आपका लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट NE1 का, NEE1 का वो है आपका मार्च, लास्ट 31 मार्च तक। ठीक है, तो सभी बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं इंजीनियरिंग में और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं नियरेस्ट के, उनमें इंटरेस्टेड हैं तो आप ये फॉर्म जरूर फिल करिए। और हम संकल्प विद्यापीठ लाए हैं इसके लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चन आपको क्लास 10 की जो फिजिक्स है, आज मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, क्लास 10 का जो फिजिक्स एग्जाम होगा, साइंस के पोर्शन में जो फिजिक्स होगा उसमें भी हेल्प करेगा आपको। और नियरेस्ट का तो ये पेपर ही है, तो नियरेस्ट के जो एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि देखिए आप, हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए संकल्प विद्यापीठ लाया है, कौन कौन से कोर्स हैं हमारे अवेलेबल अभी। एडमिशन ओपन है, नीट के लिए है, NE1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए, तीनों। NE1 क्लास 10 के बेसिस पे होगा, NE2 जो 12 में बच्चा है उस पे, और NE3 जो पॉलिटेक्निक कर चुके हैं उसके लिए। ठीक है, जेई के बैच स्टार्ट हो रहे हैं, CUT का स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे क्लास 12 में पास आउट हो जाएंगे, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, अच्छे कॉलेज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए आपको CUT का एग्जाम आजकल कंपलसरी कर दिया गया है, तो इसका भी अवेलेबल है हमारे पास। और वैकेशन कोर्स भी अवेलेबल है। ऑफर चल रहे हैं कि 50% फी कंसेशन होगा फर्स्ट 5 स्टूडेंट के लिए जो NE1 के लिए अभी से एनरोल करेंगे। और आपका एग्जाम जब खत्म होगा, क्लास 10 का एग्जाम जब खत्म होगा उसके साथ ही ये बैच स्टार्ट होगा, क्योंकि डेज हमको बहुत कम मिलते हैं इसके प्रिपरेशन के लिए, 45 to 50 डेज ही मिलता है आपको। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आप एनरोलमेंट अभी भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा। देखिए कुछ लास्ट ईयर के बच्चे जो सेलेक्ट हुए थे, ये उनके फोटोज हैं। और इन्होंने भी क्लास 10 के एग्जाम के साथ साथ आपका NE1 का एग्जाम क्रैक करा था। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो हम फिजिक्स का पेपर करने जा रहे हैं, जो 24-25 में आए हैं उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो क्लास 10 के आपके पेपर में भी हेल्प करेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब ये क्या होता है, देखो जिसने भी पढ़ा है ये ध्यान से देखो। एक टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, अगर हम ग्राफ बनाए, एक तरफ हम क्या कर दें, टाइम कर दें। ठीक है, टाइम कर दिया जाए, एक तरफ क्या बोल दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट बोल दिया जाए। डिस्प्लेसमेंट है आपका, और टाइम डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, ठीक है, इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इसका जो ग्राफ है टाइम एक्सिस के साथ क्या है, पैरेलल है। टाइम एक्सिस के साथ क्या है, पैरेलल है। ठीक है, टाइम एक्सिस ये हो गया, इसके साथ पैरेलल है। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए टाइम और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को। और क्योंकि ये पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, तो यहाँ पे देखिए अगर 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 अगर ऐसे हम लिख दें, तो देखिए 0 पे भी डिस्प्लेसमेंट सेम है, 1 पे भी सेम है, 2 पे भी सेम है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो टाइम डिस्प्लेसमेंट का, टाइम वेलोसिटी का जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ है किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को। और यहाँ पे टाइम के साथ पैरेलल है, तो ये ग्राफ का ऑप्शन क्या होगा,
तो यहां पे देखिए टाइम तो बढ़ रहा है बट डिस्प्लेसमेंट आपका नहीं हो रहा, और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या है आपका, अगर हम देखें वेलोसिटी क्या है आपका, वेलोसिटी क्या होगा, तो देखिए वेलोसिटी की कहानी अगर हम देखें तो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। इस ग्राफ में टाइम तो चेंज हो रहा है बट डिस्प्लेसमेंट हर जगह क्या है, सेम। तो डिस्प्लेसमेंट अगर सेम होगा तो इसका आंसर हमारा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा, जीरो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हमारा। क्लियर है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ए पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में चल रहा है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, आर दिया है। ठीक है। इन द हाफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, मान लो यहां से पार्टिकल ने चलना स्टार्ट करा ए पॉइंट से, और अगर सर्कल पाथ में चल रहा है तो इसका हाफ रिवोल्यूशन कहां होगा, आधा चक्कर कहां लगाएगा, यहां पे कहीं पे आके आधा चक्कर लगाएगा। इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट को हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है। तो देखिए इनिशियल पॉइंट क्या है ए और फाइनल पॉइंट क्या है बी, क्योंकि हाफ रिवोल्यूशन हुआ है इसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ ये है। अब ये कितना होगा, तो देखिए क्योंकि रेडियस ये आर है ये भी आर होगा, ये टोटल क्या होता है डायमीटर, और हम जानते हैं डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2r, कितना हो जाएगा 2r। तो यहाँ से ही आपको डिस्प्लेसमेंट समझ में आ रहा है 2r। अब देखिए ऑप्शन 2r किसमें, एक ही चीज से पता चल रहा है, स्मार्ट बने अगर हम देखें तो 2r डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है 2r इसमें है, ये तो हो नहीं सकता आंसर, ये हो नहीं सकता। अब इन दोनों में से देखना है तो सेकंड वाला चीज डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए मैं आपको टॉपिक भी थोड़ा थोड़ा बताते चल रहा हूं ताकि आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो। डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ लेंथ, एक लाइन में याद रखें तो टोटल पाथ लेंथ, जो पाथ को कवर कर रहा है उसकी टोटल लेंथ क्या है, वो हमारा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, टोटल पाथ लेंथ। ठीक है, टोटल पाथ लेंथ हमारा, ठीक है, टोटल पाथ लेंथ। ठीक है। तो देखिए टोटल पाथ लेंथ क्या होगा, कहां से चला ए से कहां तक आया बी तक, ये वाली डिस्टेंस, ये वाला लेंथ, यही हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। अब इसको निकालने के लिए क्या है, सर्कल का ये टोटल अगर इसको काट के लंबा कर दे तो इसका क्या होता है पेरीमीटर। सरकमफ्रेंस कितना होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, कितना होता है 2 पाई आर, याद रखना है सर को। सर्कल का सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर। अब ये टोटल एक चक्कर का पूरा होता है 2 पाई आर, क्योंकि कितना चला है, आधा चला है, तो इसका डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो डिस्टेंस आपका कवर हुआ आधा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे पाई आर, कितना हो जाएगा पाई आर। ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए फर्स्ट में 2r तो है, ये तो सही है, बट यहाँ पे क्या है 2 पाई आर, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए 2r है और पाई आर है, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है। तो डिफरेंस समझ में आया डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, जबकि डिस्टेंस क्या है, जो भी आप पाथ को यूज कर रहे हैं उस पाथ का जो टोटल लेंथ है वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वेन एवर ए वेव एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देन इट्स, जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है। तो समझिए पहली बात तो जब कोई वेव, आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वेव पासेस
वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब भी एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसको क्या बोला जाता है, इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन। आपसे पूछ सकता है रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है सबको। अच्छा, जब रिफ्रैक्शन होता है तो क्या क्या चेंज होता है, तो पहली बात तो क्या चेंज होता है, स्पीड। क्या चेंज होगा, स्पीड। मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं, क्या चेंज होता है, स्पीड चेंज होगा। स्पीड क्योंकि रास्ता चेंज हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। भाई मीडियम कई टाइप के होते हैं, रेयर मीडियम होता है, डेंसर मीडियम होता है। तो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या चेंज होता है, सबसे पहले स्पीड चेंज होगी। स्पीड चेंज होगा तो और क्या चेंज होता है, वेवलेंथ। क्या चेंज होगा, वेवलेंथ। ठीक है, तीसरा और क्या चेंज होता है, डायरेक्शन। क्या चेंज होता है, डायरेक्शन। क्लियर है बात। तो ये तीन चीजें हमेशा चेंज होंगी, ये तीन चीजें हमेशा क्या होती हैं, चेंज। कब, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, और इस फिनोमेना का नाम क्या है, रिफ्रैक्शन। अब आपको क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी। पहला ऑप्शन दे रखा है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की कहानी क्या है उसको भी समझ लीजिए। तो फ्रीक्वेंसी की बात मैं बता देता हूं, ये भी याद रखिए, पूछ सकता है। किसी भी लाइट वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी, उसको मीडियम से मतलब नहीं है, वो डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ लाइट। किस पे डिपेंड करता है, सोर्स ऑफ लाइट पे, कि लाइट जहां से आ रही है वो सोर्स कैसा है। ठीक है, तो लाइट यहां पे नहीं बोला हमको कि सोर्स चेंज हुआ, यहां पे क्या हुआ, बस मीडियम चेंज हुआ। तो मीडियम चेंज हुआ, तो अगर सोर्स चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। यहां पे सोर्स चेंज नहीं हुआ तो फ्रीक्वेंसी, इसमें ऑप्शन में देखिए क्या, देन इट्स फ्रीक्वेंसी चेंज। फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, ठीक है, ये सही है। वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, बिल्कुल वेलोसिटी चेंज होता है। वेवलेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, वेवलेंथ सेम रहता है, नहीं। वेवलेंथ जब वेलोसिटी चेंज होगा, मैंने बोला जब वेलोसिटी चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा, तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। क्लियर है, यहाँ पे दो ऑप्शन गलत है, दो ऑप्शन आपके करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉयलेट कलर इज, फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपको, देखिए फ्रीक्वेंसी दे रखा है एक कलर का, वॉयलेट कलर का, कितना दे रखा है, 7.5 इंटू 10⁻11 किलो हर्ट्ज। ठीक है, यूनिट ध्यान रखना है, किलो हर्ट्ज। व्हाट विल बी इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होगी। तो देखो आपको रिलेशन पता होना पड़ेगा, किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में और वेवलेंथ के बीच में। तो क्या रिलेशन है, तो याद रखिए इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है, v इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला याद रखना है। स्पीड इक्वल टू या वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है। अब आपको ये क्या है, यहाँ पे v क्या है, स्पीड है, जो भी वेव है उसकी स्पीड। ठीक है, लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, क्या है, वेवलेंथ है वेव की, और ये क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी, क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, व्हाट विल बी इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ निकालो। तो वेवलेंथ क्या है आपका, लेमडा, यहां से निकालना है, तो क्या हो जाएगा, v डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब v क्या है, स्पीड। अब आप देखो क्वेश्चन में स्पीड नहीं दे रखा, इतना तो थोड़ा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में होगा, स्पीड नहीं दे रखा, बट यहाँ पे देखो क्या बोला है, वॉयलेट कलर। और वॉयलेट कलर कहाँ से आता है, व्हाइट लाइट। जो सन से हमारी लाइट आती है वो क्या होती है, व्हाइट लाइट। और व्हाइट लाइट हमारी 7 कलर्स में डिवाइड होती है, ये ध्यान रखना। व्हाइट लाइट जब रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म के थ्रू, तो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड होती है। और 7 कलर्स क्या होते हैं, विबग्योर, इसको भी याद रखना, ये भी पूछ सकता है। कितने कलर होते हैं, 7 कलर्स। व्हाइट लाइट कितने कलर से मिलकर बनती है, 7 कलर से, विबग्योर, ऐसे याद रखना। वी क्या है यहाँ पे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो वॉयलेट कलर, तो इसका मतलब व्हाइट लाइट की जो स्पीड होगी वही स्पीड इसकी होती है। तो अगर अप्लाई करें तो कितनी व्हाइट स्पीड, लाइट की स्पीड कितनी होती है, हमको याद होना चाहिए,
3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में आपको दे रखा है कितना 7.5 इंटू 10 टू द पावर। अब देखिए यहाँ पे किलो हर्ट्ज दे रखा है, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 11 है, किलो हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 7.5 इंटू 10 टू द पावर, किलो हर्ट्ज में 3 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 14। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 14। ठीक है, सॉल्व करें इसको तो देखिए लैम्डा 3 पॉइंट हटा जाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 30 इंटू 10 टू द पावर 8, 14 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -14 डिवाइडेड बाय नीचे कितना है 75। अब इसको कैंसिल कर लो, आप डिवाइड कर लो, ये डिवाइड कर सकते हैं 5 से कर दो तो कितना हो जाएगा 5 6 जा 30, इसको करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 बचेगा 5 5 जा 25। ठीक है, इंटू यहाँ पे कितना बच जाएगा 8 में से -14 जाएगा कितना हो जाएगा -6, और सॉल्व कर लें 3 से डिवाइड करें, 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, जितना इजी हो सके आप यहाँ से छोटा कर लीजिए। ठीक है, लेमडा और चेंज करें 2 को डिवाइड कर लें तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -6, लेमडा पॉइंट हटा दें तो 4 लिखेंगे, एक 0 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -7। अब देखो 4 इंटू 10 की पावर -7 ऐसा कहीं ऑप्शन ही नहीं है, एंगस्ट्रॉम में है। एंगस्ट्रॉम में मतलब क्या, यहाँ पे देखो एक चीज कराया आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे 4 लिखा 3 0 बढ़ा दिया, अगर 3 0 बढ़ा रहे हैं तो यहाँ भी 3 0 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा -10। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं 4000, और जो -10 होता है उसका मतलब क्या होता है एंगस्ट्रॉम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है सबको, ये ऑप्शन हमारा राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम डिस्टेंस विजन ऑफ ए पर्सन, कोई आदमी सबसे क्लियर कब देख सकता है, कितना पास हो कोई ऑब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि हमारा डिस्टेंस विजन क्या है, तो ये फिक्स है कितना होता है 25 सेंटीमीटर। एक हेल्दी आंख के लिए कितना होता है 25 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। अब जो गिवन दैट है ना वो लिख लीजिए यहाँ पे ताकि इजी रहे। इलेक्ट्रिक आयरन है, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है 20 ओम, करंट कितना फ्लो हो रहा है उसमें 5 एम्पियर। व्हाट विल बी द हीट डेवलप्ड इन, कितना हीट डेवलप होगा ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में, और टाइम कितना दे रखा है 30 सेकेंड। तो देखिए आपको पास इंफॉर्मेशन है, आपको निकालना क्या है हीट निकालना है। ठीक है, तो हीट का रिलेशन आपको पता होना पड़ेगा, फॉर्मूला याद होना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है हीट का, याद होना पड़ेगा क्या है I² RT। ध्यान रखना यहाँ पे वोल्टेज भी दे सकता था उसकी फॉर्म में भी, तो ये हम चेंज कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है हीट का, क्या होता है VIT। देखो ये भी फॉर्मूला है, हो सकता है आपको रेजिस्टेंस ना दे के क्या दे दे वोल्टेज दे दे, तो इस फॉर्मूले को यहीं से चेंज होके बना है। तो याद ये सब कन्वर्ट करना आना पड़ेगा। किसकी हेल्प से कन्वर्ट करेंगे ओम्स लॉ की हेल्प से। ओम्स लॉ क्या होता था V = IR। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो इससे ही निकल जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा आंसर H = I की वैल्यू रखें, I कितना है 5 उसका स्क्वायर इंटू R, R कितना है 20 और टाइम कितना है 30 सेकेंड। ठीक है, सॉल्व करते हैं 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इंटू 20 इंटू 30। ठीक है, H 25 इंटू 3 2 जा 6, 2 0 है 2 0 लगा दिया, सॉल्व करते हैं 2 0 लगा दो, 6 5 जा 30, 0 3, 6 2 जा 12 और 3 15, तो आ गया। और हीट क्या है एनर्जी है, तो आंसर क्या हो गया 15,000 जूल। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्लियर है। ठीक है ना सबको, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेजिस्टिविटी। ये देखिए यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, रेजिस्टिविटी होता है रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं रू। रेजिस्टिविटी इज हाई इन केस ऑफ, रेजिस्टिविटी कौन से केस में हाई होता है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। तो पहली बात तो रेजिस्टिविटी क्या है, तो देखिए जब हम ओम्स लॉ लिखते हैं V ∝ देखो ओम्स लॉ क्या है हमारा, एक बार इसको समझ लो क्या होता है ओम्स लॉ, क्योंकि यहां से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या है हमारा, देखो V ∝ I
और जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो इक्वल टू आता है, साथ में एक कांस्टेंट आता है जिसको हम आर बोलते हैं, और ये आर ही क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, पहली बात तो ये। अब ये जो रेजिस्टेंस है किस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है मैं फटाफट बोल देता हूँ। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, वायर के लेंथ पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज। तीसरी बात किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल। और चौथा किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो देखो अब यहां से एक चीज मिलती है, अगर हम प्रोपोर्शनल हटाएं L/A ऐसे लिख दे साथ में, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाएं तो एक और कांस्टेंट बन जाता है जो कहलाता है रो, और यही रो हमारा क्या कहलाता है, ये रो ही क्या कहलाता है, रजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस से ही पैदा होता है, इसीलिए रेजिस्टिविटी का एक और नाम है, इसको क्या बोलते हैं, देखो एग्जाम में पूछ सकता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी नाम है इसका, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस का एक छोटा भाई है समझो। रेजिस्टेंस जो है चार चीजों पे डिपेंड करता है, वायर की लेंथ पे, एरिया पे, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। जबकि रेजिस्टिविटी जो है वो ओनली दो चीजों पे डिपेंड करती है। किस पे, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है आपकी मटेरियल पे, और किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। ठीक है, अब देखो अब हमारा क्वेश्चन ज्यादा क्लियर होगा। रेजिस्टिविटी इज हाई इन केस ऑफ, तो यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो नहीं रही, तो मटेरियल ही देखना पड़ेगा। तो कौन से मटेरियल की रेजिस्टिविटी हाई होती है, तो ध्यान रखना ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कुछ भी पूछा जा सकता है। रेजिस्टिविटी इज हाई फॉर मटेरियल्स, कौन कौन से, सबसे ज्यादा किस में होगा, इंसुलेटर में। भाई रेजिस्टेंस का काम क्या है, रेजिस्टेंस का काम है करंट को रोकना, और रेजिस्टिविटी का भी काम वही है क्योंकि सेम ही है एक दूसरे से। तो सबसे ज्यादा करंट को कौन रोकता है, इंसुलेटर। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी हाई होगी, इंसुलेटर। इंसुलेटर में एग्जांपल कौन हो गया, रबर हो गया, ग्लास हो गया, ये सब क्या है हमारे, इंसुलेटर है। तो सबसे ज्यादा अगर ये ऑप्शन में है तो इसकी रेजिस्टिविटी होगी। फिर सेकेंड नंबर पे आता है आपका एलॉय। एलॉय क्या हो गया, एलॉय, एलॉय जैसे इसमें एल्युमिनियम हो गया, क्या हो गया, एल्युमिनियम। ठीक है, ये सब क्या है आपके एलॉय है। ठीक है, एलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, थर्ड एल्युमिनियम, सॉरी स्टील हो गया, क्या हो गया, स्टील हो गया, क्या हो गया, स्टील। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट किसका होता है आपका, नेक्स्ट होता है आपका सेमीकंडक्टर का। किसका होता है, सेमीकंडक्टर। क्लियर है, और सबसे कम किस में होता है, तो कंडक्टर में होता है। किस में होता है, कंडक्टर, कंडक्टर, या हम बोल सकते हैं मेटल्स। किसमें, मेटल्स में। तो अब यहाँ पे देखो ऑप्शन, कॉपर आपका मेटल है, सॉफ्ट आयरन मेटल हो गया, एल्युमिनियम आपका मेटल हो गया। यहाँ पे स्टील क्या है हमारा, एलॉय। क्या है, एलॉय। स्टील कैसे बनता है, जब आयरन में कार्बन मिक्स करते हैं, जब आपका आयरन में कार्बन मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है, स्टील बन जाता है। इसलिए ये चीज क्या कहलाता है, एलॉय। तो यहाँ पे देखिए ये सारे हमारे क्या हो गए, ये सारे हमारे क्या है, मेटल्स हैं। और मेटल्स में रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, सबसे हाई किस में हो जाएगी, स्टील में। क्लियर है सबको, तो मैंने सब कुछ बता दिया। अगर ऐसा ऑप्शन भी आ जाए तो आप ध्यान रखना, सबसे ज्यादा किस में होगा, इंसुलेटर में, फिर किस में होगा, एलॉय में, फिर किस में, सेमीकंडक्टर में, और सबसे कम किस में होगा, कंडक्टर में होगा। क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन क्या है, द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ एन एलिमेंट एक्स टू एलिमेंट वाई एंड के रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन। ठीक है, के इक्वेशन है कोई, आपको बताना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। द सीक्वेंस ऑफ द इमिटेड रेडिएशन इज, क्या सीक्वेंस है, क्या इमिशन हो रहा है। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, तीन पार्टिकल, जब रेडियो एक्टिव डीके होता है तो तीन पार्टिकल निकलते हैं। अल्फा, अगर मैं अल्फा की बात करूं तो देखो डायरेक्ट इसको याद कर लेना, ज्यादा इजी रहेगा तुम्हारे लिए। ऐसा क्वेश्चन एक आपको एग्जाम में मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन पार्टिकल निकलते हैं इस डीके में, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके में तीन पार्टिकल। जब अल्फा निकलता है, अल्फा डीके होता है, क्या होगा, अल्फा डीके होगा। तो इजी तरीका क्या है याद करने का, मान लो कोई पार्टिकल है ए, इसका एटॉमिक नंबर है Z, एटॉमिक मास है X। तो जब अल्फा डीके होगा तो क्या होता है, तो होगा ये कि अल्फा में इसके एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस हो जाएगा,
और एटॉमिक मास में से 4 माइनस हो जाएगा। क्लियर, सबको ये याद रखना है। जब बीटा डीके होगा, सिंपल, इससे आप पहचान सकते हो, बड़ी इजी चीज। बीटा डीके होगा तो जो भी पार्टिकल है आप क्या करोगे, उसका जो एटॉमिक नंबर है उसमें +1 इंक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होगा। ये याद कर लो, सिंपल, तब किसी भी सीक्वेंस को आप पकड़ सकते हो। थर्ड है गामा डीके। क्या है? गामा डीके। गामा डीके में क्या होगा, अगर कोई पार्टिकल है ए, उसका एटॉमिक नंबर है Z, एटॉमिक मास है A, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये सेम टू सेम रहता है। ठीक है ना? तो ये तीनों को आप याद रखो। इस टाइप के कोई भी टाइप, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हो। चलो देखते हैं। पहले ये था, कोई पार्टिकल था X, उसका एटॉमिक नंबर Z था और एटॉमिक मास कितना था A। ठीक है, यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर में +1 इंक्रीज हो गया। अब हमको याद होना है कि +1 कब इंक्रीज होता है, सिंपल सी बात है, जब क्या होगा, बीटा डीके। तो फर्स्ट ऑप्शन में सीक्वेंस में फर्स्ट क्या होना चाहिए, बीटा होना चाहिए। तो यहाँ पे अल्फा है, ये हमारा आंसर गलत हो गया, यहाँ गामा है, ये आंसर गलत। अब ये दोनों में से चेक कर लो। फिर सेकंड देखो, यहाँ पे तो पता चल गया बीटा डीके हुआ। ठीक है, सेकंड देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, +1 था, उसके बाद -1 हो गया। तो +1 में से -1 कब होगा, जब +1 चला जाए और एक और माइनस हो जाए, मतलब यहाँ पे 2 माइनस हो गया, ऊपर में 4 माइनस हो गया। तो ये क्या है, हमारा माइनस हो रहा है। तो माइनस किस में होता है, अल्फा डीके में। तो सेकंड सीक्वेंस में क्या आना चाहिए, अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा के बाद तो क्या है, बीटा है। ओ सॉरी, ये तो गलत हो गया हमारा, है ना। फर्स्ट क्या है हमारा, बीटा। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। सेकंड क्या डीके हो रहा है हमारा, अल्फा हो रहा है। तो फर्स्ट बीटा, सेकंड अल्फा। तो देखो बीटा यहाँ पे है, सेकंड अल्फा, बीटा यहाँ पे है, गामा। ये तो हमारा गलत हो गया। तो लास्ट वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, गामा होगा। फिर भी देख लो, देखो Z-1 Z-1 रह गया, A-4 A-4, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया, गामा। क्या हो गया, गामा। तो आपको ये रटना नहीं है, आपको बस इसको याद रखना है कि रेडियो एक्टिव डीके में 3 टाइप्स के हो सकते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। जब बीटा डीके होता है एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाता है, जब अल्फा डीके होगा एटॉमिक नंबर -2 से डिक्रीज हो जाएगा, और गामा डीके में कोई चेंज नहीं होता। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50%, द परसेंटेज चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन में आता है, आपको रटना नहीं है। देखो मैं समझा देता हूं। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ। वैसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं प्रैक्टिस के थ्रू, बट समझिए काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। अगर इसको मैं m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे मिलेगा m² v² और नीचे 2m, और इसको भी देखूं तो mv को मैं क्या लिख सकता हूं, मोमेंटम, उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, ये रिलेशन है किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, क्योंकि मोमेंटम आपका क्या होता था, मास इनटू वेलोसिटी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा ये रिलेशन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है अगर किसी बॉडी का मोमेंटम कितना इंक्रीज हो जाए, 50%। परसेंटेज की जहां चीज हो गई तो आप मान के चलो, या तो पॉइंट में करो या 150 कर दो, सिंपल। मान लो पहले 1 था, अगर 50% बढ़ गया तो वो कितना हो जाएगा, 1 का हाफ और बढ़ जाएगा, तो 1 + ½ और बढ़ गया। ठीक है, यहाँ ये इजी है, या आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। आप इनिशियल में कितना मान लो, अगर परसेंटेज का क्वेश्चन है, इनिशियल में 100 मान लो। लेट्स इनिशियल मोमेंटम मान लिया कितना था, 100। अब सिंपल, अब इजी हो जाएगा क्वेश्चन। इंक्रीज्ड बाय 50%, 50% इंक्रीज हो गया, तो अब मोमेंटम कितना होगा, 50% इंक्रीज हो जाने का मतलब कितना हो जाएगा, 150। कितना हो जाएगा, 150। तो यहाँ पे अगर हम रखें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, देखो 150 p, उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, 2m। 150 का करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2500 p² डिवाइडेड बाय कितना, 2m। अब यहाँ पे देखो कितना बढ़ गया, 150 था, उससे कितना हो गया, 250 हो गया। कितना हो गया, 225, सॉरी, इसका कितना होगा स्क्वायर, 150 का कितना होता है, 115 का 225। ठीक है, कितना हो जाएगा, 225 और साथ में p रहेगा, p की जरूरत नहीं है, p²। ठीक है, अब यहां से कंपैरिजन कर सकते हैं। पहले 150 था, अभी कितना हो गया, 225। इनिशियल केस में पहले 100 था,
पहले केस में क्या था, कुछ नहीं था, इसका मतलब क्या था 100, 50% इंक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है 225, 100 तो पहले का था, अभी कितना हो गया 225, ये ध्यान रखो। तो कितना इंक्रीज हो गया 125, यहीं से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो 225 हो गया, पहले कुछ नहीं था, मतलब जो 100% था वो 100 हो गया, क्योंकि 50% इंक्रीज हुआ, इन दोनों को माइनस करो तो कितना डिफरेंस आ रहा है 125% का। तो आगे करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर क्या मिल जाएगा 125। अगर चाहो तो आप कर सकते हो 225 पहले का, इनिशियल पहले कितना था 100, जैसे परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं ये भी देख लो। परसेंटेज चेंज किसी भी चीज का, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100, ठीक है। तो पहले अब कितना हो गया 225, पहले कितना था 100, आप इसमें मत जाओ, बस आंसर देखो, पहले भी कितना था 100 इंटू कितना हो गया 100, तो 100 से 100 मर गया, 225 से जाएगा तो कितना बचेगा 125%, कितना हो जाएगा 125%। क्लियर है, बट इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी परसेंटेज आए तो आप फर्स्ट वाले को 100 मानो, और जितना बढ़ा है, जैसे 50% बढ़ा, अगर 70% बढ़ता तो आप क्या लिखते, तो 150 की जगह 170 लिखते, उसका स्क्वायर करते और फिर 100 में से उसको डायरेक्ट क्या कर दो माइनस, तो आपको पता चल जाएगा कितना मोमेंटम बढ़ा है तो कितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है। क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लीजिए सब लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर से किधर जा रहे हैं पोल की तरफ, द वैल्यू ऑफ जी। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो पहली बात तो अर्थ को देखते हैं, ये हमारा अर्थ है, अर्थ का ये हमारा क्या है सेंटर है, क्या है सेंटर। तो सबसे पहली बात तो ये जो चीज होती है ये क्या कहलाती है, ऊपर की ये जितनी भी चीज ये हमारी क्या कहलाती है सरफेस, बाद में इसको हम देखेंगे सरफेस। कुछ कुछ बातें मैं क्लियर कर देता हूँ, सरफेस, और सरफेस पे जो जी की वैल्यू है हर जगह क्या रहती है सेम रहती है, और जी की जो ग्रेविटी, ग्रेविटी एक टाइप का क्या है एक्सेलेरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सेलेरेशन है, ध्यान रखना ग्रेविटी फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसका एक्सेलेरेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, इस फोर्स का जो एक्सेलेरेशन है, क्योंकि कोई भी फोर्स होगा तो उसका एक्सेलेरेशन होगा, उसका एक्सेलेरेशन ग्रेविटी है, और ये कितना होता है हर जगह फिक्स होता है सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सेम रहता है कहाँ पे अर्थ के सरफेस पे। अब जैसे ही सरफेस से हम ऊपर नीचे जाते हैं ग्रेविटी क्या होती है चेंज होती है। क्लियर है। दूसरी बात सेंटर ऑफ अर्थ ये भी क्लियर है, ध्यान रखना सेंटर ऑफ अर्थ, यहाँ तो कुछ करना नहीं, याद होना चाहिए सेंटर और अर्थ पे जो ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है जीरो, कितनी होती है जीरो। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है, पोल पे जो अर्थ पोल है उस पे ग्रेविटी जो होती है वो क्या होती है मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब 9.8, और इक्वेटर पे ये जो जी होता है वो क्या होता है मिनिमम होता है, क्या होता है मिनिमम। बस ये चार चीजें याद रखो, आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। सरफेस पे हर जगह ग्रेविटी क्या होती है सेम, कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी फोर्स नहीं है, ग्रेविटी क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सेलरेशन है, कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ के सेंटर पे कितना होता है जीरो, अर्थ के सेंटर पे क्या होगा जीरो। पोल पे ग्रेविटी क्या होती है मैक्सिमम, और इक्वेटर पे क्या होती है मिनिमम। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अब देखो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, इक्वेटर से कहां जा रहे हैं पोल की तरफ, तो इक्वेटर से पोल की तरफ, तो जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो ग्रेविटी क्या होगी यहाँ पे इंक्रीज होगी, क्या होगी इंक्रीज। अगर यहीं पे देखो इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ जाएंगे, यहाँ पे लिख भी देता हूं, तो ग्रेविटी क्या होगी इंक्रीज, और अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं तो ग्रेविटी क्या होगी डिक्रीज होगी। क्लियर है। तो इस टॉपिक में यही है हमारा, ये सारी चीजें याद रखो, तो आपका ये टॉपिक कम से कम क्लियर होगा कि आप कंफ्यूजन नहीं होगा कि ग्रेविटी कहाँ चेंज होती है कहाँ नहीं चेंज होती, ठीक है। तो ऐसे ही हम फिजिक्स के बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर के एटलीस्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व कराऊंगा, और उसको सॉल्व कराने का पीछे का यही रीजन है कि बहुत सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पे आते हैं। तो क्लास 10 के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनिशियली आप समझते नहीं है कि ये एंट्रेंस लेवल पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको थ्योरी करने की आदत है, तो अभी से आदत डालिए कि कैसे हम थोड़ा सा अप्रोच करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी। तो जो भी बच्चे क्लास 10 का 17 फरवरी से एग्ज़ाम होने जा रहा है उनके लिए ऑल द बेस्ट,
और वो लोग फॉर्म फिलअप करें नियरेस्ट का भी, और नियरेस्ट के फॉर्म फिलअप करने के बाद आप ये एंट्रेंस टेस्ट एक बार ज़रूर दे के देखिए, ताकि आपको पता चले। जो बच्चे स्पेशली इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, नियरेस्ट बहुत अच्छा कॉलेज है अपने नॉर्थ ईस्ट में, और उसके हिसाब से आप अभी से इसमें एंटर हो जाइए। आप यहाँ से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, और बहुत सारे फ्यूचर इसके आगे है, उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं हमारी क्लास में, ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल होगी और ऑफलाइन क्लास भी अवेलेबल होगी, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें हमारा कांटेक्ट नंबर होगा, आप उसमें अपना इंटरेस्ट शो करिए, रजिस्ट्रेशन करिए। उसके बाद जो फर्स्ट हमारे 5 स्टूडेंट्स हैं उनको कंसेशन है जैसा लिखा गया है। और भी कोई बच्चा अगर ऐसा हो जो प्रॉब्लम में है कि भाई करना है, मन है करने का, दूर है, और बाई चांस उनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं फीस की वजह से या जैसे भी, तो आप एक बार मैसेज जरूर करें। हम यहाँ पे आपको ये एंट्रेंस लेवल फर्स्ट जो एंट्रेंस का एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं उसके लिए आपके साथ रहेंगे। थैंक यू।